सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से अपने मॉडल आंसर देखते हैं। ये मैं आपको बताऊं, पेपर फिफ्थ जो अपना उत्तराखंड स्पेशल का है, पेपर 5 उसके हैं। हम क्या है ना, इसको थोड़ा एक वीक लेट हुआ, बट इसके साथ ही साथ आज ही जो अपना हिंदी वाला है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हम वैसे टाइम पे रहेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या ना कि मैंने 1 वीक का टारगेट दिया सबको। इसमें मुझे खुद थोड़ा-सा इश्यू आया क्योंकि 1 वीक सफिशिएंट नहीं है, आई नो। लेकिन ये मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं भी अपने आप को थोड़ा-सा प्रेशराइज़ कर पाऊँ, आप भी कर पाओ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर में, 16 नवंबर से, उससे लगभग 20-25 दिन पहले आपका एटलीस्ट ये टेस्ट वाला काम, जो पढ़ने वाला काम है, वो पूरा हो जाए। फिर हम और चीज़ों पे देखेंगे कि कैसे इस मिनिमम कंटेंट से हमें अपना एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है? तो मेन पर्पज़ वो है। उसके लिए थोड़ा-सा भी प्रेशराइज़ किया तो इस वजह से वीक का 1-2 दिन लेट हो जाता है, 1 हफ्ता भी लेट हो जाता है, लेकिन आई होप आप इसको ज़्यादा माइंड करोगे नहीं, ठीक है? मॉडल आंसर मैं आपको तभी दे देता हूँ, ये बस वीडियो का इश्यू रहता है अपना, तो इसको समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कालसी शिलालेख के बारे में। इन जनरल मैं आपको बताऊँ, आपने प्रीलिम दिया है, आपको पता होगा कि कालसी कहाँ पे है, देहरादून के पास में है और ये अशोक से रिलेटेड है, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, इतनी ही चाहिए थी। इसके बाद काम आती है आपकी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेशन, जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको एक पॉइंट पता है ना, उस पे खुद से सोचो, पढ़ो मत, खुद से सोचो कि अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अभी आप सोचो कालसी शिलालेख, तो एक पॉइंट आपके दिमाग में आए कि ये देहरादून में है, ठीक है, और अशोक का है। चलिए, अभी आप कंटेंट मत देखना, और सोचो अभी कि अच्छा कालसी शिलालेख है, देहरादून में है, अशोक का है, तो इसका कुछ पर्पस भी होगा। हाँ, कुछ पर्पस होगा। अच्छा, जब ये लिखा है इस पे कुछ, तो भाई कोई लैंग्वेज भी यूज़ भी होगी। हाँ, लैंग्वेज भी होगी, ठीक है। इसका हमारे हिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंस होगा? हाँ, बिल्कुल है। तो बस ये जनरल पॉइंट है। ये आपने सोचना सीख लिया, आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। नहीं सोच पाए तो आप फिर रटने पे रह जाओगे। कितना रटोगे? वो कालसी की जगह पूछ लेगा कि 12th वाले में क्या लिखा हुआ है, या फिर 6th में पूछ लेगा आपसे कि 6th में क्या है, तो आप कितना पढ़ोगे? बस ये एक्सप्लेनेशन, आपका मेन पर्पस यही है कि आप सही तरीके से सोच पाओ। इंट्रोडक्शन अपना कि कालसी शिलालेख, जिसे अशोक का कालसी शिलालेख भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये सब चीज़ें आपने देखी। लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, एक नाम है देहरादून, ठीक, देहरादून वहाँ पे है, तो इसने, आपने ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ना कि इसने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी एक्सप्लेनेटरी पावर थोड़ी सी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज, अशोक का धर्म, ये जो धम्म मार्ग था ना, जैसे यह शिलालेख अशोक की नीतियों, विशेष रूप से धर्म धर्म के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो मैंने आपसे बोला था कि शिलालेख है, इसका कुछ पर्पस होगा, तो ये पर्पस ये था इसका, ठीक। इसकी कोई भाषा या लिपि होगी, तो ब्राह्मी लिपि है। आप पॉइंट वाइज लिखते जाना, ठीक है। ये आपका सपोज कॉपी है, थोड़ा सा छोटा ब्रीफ इंट्रो, एक दो पॉइंट की इस पे लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, ऐसे करके बस। इस पे ज्यादा एक्सप्लेन मत करना इसको। लैंग्वेज, पर्पस, ठीक, और लिख देना कि इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री। बस ये 3-4 पॉइंट लिख लोगे, 50 वर्ड्स में आपको लिखना था, आपका काम इसी से हो जाएगा, ज्यादा आपको कंटेंट चाहिए नहीं। तो देखिए, प्रमुख शिलालेखों में से एक है, तो ऑब्वियसली ऐसे यूज कर सकते हो आप। इतिहास और पुरातत्व में इसका महत्व है। अरे भाई देखो, अब इसकी जगह मैं आपसे बोलूं कि कलिंग का लिखना है आपको, कलिंग का जो भी है, तो कलिंग का बस आपको एक पता होगा कि कलिंग में एक वॉर हुआ था, उसके आगे आपको नहीं पता होगा, आपने चाहे कितना ही पढ़ा हो, ठीक। अब आपसे मैं बोलूं 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, आप कैसे लिखोगे कि अच्छा कलिंग लोकेशन कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है, वहां पे एक वॉर हुआ था, ये आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। फिर इस कलिंग का कुछ पर्पस होगा कि हाँ, पर्पस होगा कि भाई जो वॉर है हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। आप खुद सोचो, मुझे भी नहीं पता, आप खुद सोचो ना कि क्या है, यहीं से पॉइंट उठाओ। लिपि, अच्छा कलिंग की कोई लिपि होगी, आपको एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो जनरली अशोक की सारी ब्रह्मी लिपि में है, तो ब्रह्मी लिपि डाल देना, ठीक। ये प्रमुख शिलालेखों में से एक है कलिंग, ऑब्वियसली है। यही तो मैं बोलता हूँ जनरलाइज्ड थिंकिंग, ठीक है। और ये इतिहास में और पुरातत्व में, इसका आर्कियोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंस, हाँ बिल्कुल है। ये लोकेशन, पर्पस, मींस एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, सबके बारे में एक आप डाल देना कि प्रकाश डालता है। आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो ना कि क्या करता है, तो बस डाल देना कि थ्रो अ लाइट्स ऑन इट, प्रकाश डालता है, तो आपका काम हो गया। ये आपका कंक्लूजन लगभग सेम ही रहेगा, अवॉइड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है।
तो ये है मेन आपको समझाने का मतलब। ये नहीं कि सिर्फ मैं आए बोल दूं आपको, उससे आपका काम, मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं इसमें से पढ़ के बोल दूंगा। लेकिन मैं जो इतना टाइम दे रहा हूँ आपको इसमें, उसका मेन पर्पस है कि आप एक क्वेश्चन से 4 अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ये 25 क्वेश्चन नहीं है, ये 100 क्वेश्चन है। आप जब इनको कर लोगे तो आप खुद इसमें कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी। प्लस 20 अक्टूबर के बाद मैं आपको बस कैपेसिटी पे ही ध्यान दूंगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो आपको दिया गया है बस उसी से पढ़ के आप आराम से उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके अपना एग्जाम लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये पंच प्रयाग वाला है, ठीक है। प्रयाग कैसे बनता है? दो रिवर जब मिलती हैं, ठीक है, जैसे आपने देव प्रयाग देखा होगा, काफी फेमस है। दो रिवर मिलती हैं तो ये जो जोन होता है इसको प्रयाग बोल देते हैं, ठीक है। जब तीन मिल जाएंगी तो इसको प्रयागराज बोल देंगे, भाई बहुत बड़ा हो गया प्रयाग और राज। प्रयाग होकर राजा, सबसे बड़ा प्रयाग। तो ऐसा कहाँ होता है? एक तो इलाहाबाद, सॉरी, प्रयागराज में ही होता है, अब तो नाम प्रयागराज है। प्रयागराज पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक। वहां पे होता है, वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती ये सब मिलती हैं, ठीक। उत्तराखंड में ये पंच प्रयाग है। आपने देखिए, सबको पता होगा जिसने प्रीलिम दिया है, आपने पास किया है तो आपको पता है, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, ठीक। इसमें आपको करना क्या था, एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा ना, इसी में से देख लेना, आपको एक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बस ऐसे कर देना, आपको एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे इससे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना नक्षत्र सभा। देखिए, नक्षत्र, नक्षत्र कहाँ आसमान में होते हैं, कुछ सभा है। ये आपने प्रीलिम में फैक्ट पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा जिसने भी ये इस बार प्रीलिम दिया है इस बार, तो सबने ये चीज पढ़ी है, मुझे पता है, ठीक। तो नक्षत्र सभा, लेकिन इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये नक्षत्र सभा मसूरी या फिर जॉर्ज एवरेस्ट उधर कहीं बनाई जा रही थी, ठीक। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, आपको इसके आगे और कुछ नहीं पता, तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बस वो चीज, यही है मेन पर्पस आपको समझाने का, कि आपको 3-4 पॉइंट लिखने हैं। वो कैसे लिखोगे कि भाई ये इंडिया जो माइथोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी है उसका एक तरह से एमेलगमेशन करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, ठीक। इससे क्या होगा, जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होगी, चाहे वो लोकल्स में हो या फिर कुछ भी हो। आप इसमें एक चीज ऐड करना, क्यूरियोसिटी मीन्स जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें बोला है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो एक तरह से उसको भी बूस्ट मिलेगा, ठीक। तो अब आपके पास ना थोड़ा फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं पॉइंट्स, तो मैं आपको बताऊं, अपना पहला पेपर हिस्ट्री का है, ठीक। हिस्ट्री के बाद कल्चर है, उसी में मीन्स कल्चर आता है, फिर आती है ज्योग्राफी, नेक्स्ट पेपर में आती है पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड में आता है आपका इकोनॉमी, ठीक है। फिर आपका फोर्थ में इथिक्स वगैरह आता है। अब इसमें आप ब्लैंक हो, आपको बस ये पता है कि कहाँ बनने वाला है, तो आपको इसकी ज्योग्राफी पता है कि भाई ये यहाँ पे बनेगा, मसूरी में, जॉर्ज एवरेस्ट जहाँ भी है, ठीक। अब आप कैसे सोचोगे, उसके बाद पॉइंट्स कहाँ से लेके आओगे, तो ये वो आपके हेडिंग है, इन पे सोचना आप। ऐसे रैंडम मत सोचना कि अच्छा हिस्ट्री, इसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा। हाँ, हमारे यहाँ हिस्ट्री में जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमी पे काफी ज्यादा काम हुआ था, तो उसको उसका इंपॉर्टेंस एक तरीके से इससे बढ़ेगा। हमारा कल्चरल जो रिचनेस है, जो वास्ट कल्चर है, कल्चरल रिचनेस है, उसको एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी आपने लिख दी, पॉलिटी में आप लिख देना, अच्छा पॉलिटी, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक। इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है, टूरिज्म प्रमोट होगा, उत्तराखंड की इकोनॉमी वैसे भी टूरिज्म बेस्ड तो है ही, तो उससे और ज्यादा टूरिज्म आएगा, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोकल्स को, ठीक। इथिकल का आप छोड़ देना, तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हो गए, काम पूरा हुआ आपका, ठीक है। ऐसे सोचना है जो आपको नहीं आता हो, क्योंकि देखिए ये कीवर्ड्स अभी तो 5 मैंने पूछे, ऐसे पता नहीं कितने हैं, आप कितना तैयार करके जाओगे, आपको बस सोचना है एक बार तरीके से, बस वो आपने कर लिया काम, आपका ऑलमोस्ट 70% पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए 30% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आपने जो पढ़ा है बस वो 30% वो सफिशियंट है, बस आपको इस 70 वाले पे काम करना है। अदरवाइज मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, आप सिर्फ पढ़ाई से पेपर क्लियर नहीं कर सकते, आपको एक समझ चाहिए ही चाहिए मेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। समझ बोल लीजिए, ट्रिक्स बोल लीजिए, जो भी है, ठीक।
अगला पूछा है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मीन्स जब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जब यहाँ होता है तो एकदम दक्षिण में है, क्योंकि ये देखिए साउथ है। अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूव करता है, एपरेंट मूवमेंट होती है सन की, इसको बोलते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, मीन्स उत्तरायण। नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं ना, तो उत्तरायण, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में कि भाई अब ये ऊपर आ रहा है, इक्वेटर पे आएगा, फिर हमारे यहाँ भी आएगा, क्योंकि इंडिया लगभग इधर ही है, ठीक। तो उत्तरायण स्टार्ट होता है यहाँ से। अब शादी वादी काफी ज्यादा होती है इस टाइम पे, तो ये ड्यूरिंग मकर संक्रांति नदर्न इंडिया, ठीक है, स्पेशली उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्रांजिशन शो करता है ऑफ सन इनटू द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न मकर, ठीक है, आपको समझ में आया। ये सिंबलाइज क्या करता है कि अब दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ये एग्रीकल्चर से भी एसोसिएटेड है, हार्वेस्ट है, ठीक है। आपको देखिए एक, मैं इसके थ्रू एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। हमारे बोलते हैं ना कि कल्चरल डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर है। आपने कभी विचार किया है कि एग्री कल्चर क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसमें एग्रीकल्चर है, एग्री मीन्स वही आपकी कृषि। कल्चर क्या है इसमें? कल्चर वही संस्कृति है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप्स उगाना, उसको बेचना, खाना पीना नहीं है, हमारी एक संस्कृति है, ये पार्ट है हमारी लाइफ का, संस्कृति है। कैसे? यही हमें एक करती है। जैसे मकर संक्रांति के टाइम पे ही पंजाब में लोहरी वगैरह फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, लोहरी, ठीक। असम में कौन सा होता है? बिहू। साउथ में कौन सा होता है? पोंगल, ठीक है। एक इधर भी होता है गुजरात में। तो आप ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। ये चीज कि कल्चर हमें यूनाइट करता है। ये है कल्चरल डाइवर्सिटी का एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, कि कल्चरल हमें यूनाइट भी करता है, डिवाइड नहीं करती है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमें एक बनाती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आ जाए कि ज्योग्राफी हमें एक तरह से, ये यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफिकल यूनिफिकेशन थ्रू फेस्टिवल, ठीक है। क्योंकि दिवाली वगैरह जब सेलिब्रेट होती है तो सब में होती है, इवन आज तो वर्ल्ड में भी होती है। तो ये काफी हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, रिच हेरिटेज है, उसको दर्शाता है। तो ऐसे ही एक अपना क्वेश्चन फिर से है कि भारत गौरव एक्सप्रेस, तो भारत को गौरव दिलाने वाली कोई एक्सप्रेस लॉन्च की गई होगी, तो भारत का गौरव क्या है? हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है। अच्छा, कल्चर और हेरिटेज में आपको डिफरेंस पता है? हेरिटेज एक होता है सिविलाइजेशन, ठीक है, सभ्यता। आपको पता है इनका डिफरेंस क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या है। एक चीज और है कल्चर, इसी साथ और क्या है? आर्ट। चलिए आर्ट भी है, ठीक है, देखते हैं इसको। आर्ट क्या है ना, थोड़ा एक खराब एग्जांपल लेता हूँ आपसे, ठीक है, 1 सेकेंड। ये एक गिलास है, ठीक, इसमें कुछ रखा हुआ है, या तो ये मिल्क है या फिर ये लिक्कर है, दारू है, ठीक। ये व्यक्ति इसको पीता है, ठीक। अब ये जो आदमी इसको पी रहा है, तो ये इसकी संस्कृति का पार्ट है, क्योंकि अब आप जाइए यूरोप में, यूरोप में भी जो मेडिटेरियन वाला रीजन है, वहां पे क्या है ना, विटीकल्चर बहुत होता है। वहां पे जो सिट्रस फ्रूट्स है वो ज्यादा है, उसकी वजह से वहां पे बियर वगैरह ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो वहां के लोग मॉर्निंग में, इवन डिनर पे, पूरे दिन वो पीते रहते हैं, और उसके बाद शाम को जाकर पार्टी करते हैं। पार्टी में भी क्या करेंगे? यही पियेंगे। तो वो उनके एक तरह से कल्चर का पार्ट है। ये सही और गलत की बात नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, नहीं। जहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी चीज है, ठीक है। ये सही भी है, गलत भी है। गलत मतलब जो इसको अभी बताऊंगा गलत कैसे है, ठीक। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में भाई ये मिल्क पीते हैं, तो ये हमारा संस्कृति है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आर्ट क्या है? कला। तो इसको पीने की कला, कोई लिखकर में, अब एक आदमी है जो एक पौवा लेता है, उसको ऐसे खोल के और एकदम मुंह से लगा के पी जाता है, तो वो उसकी अपनी एक कला है। कुछ रिच लोग हैं जो आराम से उसमें आइस क्यूब डालते हैं, प्रॉपर जो 30 ml 60 ml 90 ml के पैक बनाते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं। तो वो एक कला है, डिपेंड करता है कौन उसको पी रहा है, ठीक। तो आर्ट अपनी ये हुई। हेरिटेज क्या हुई?
कि भाई आपके टाइम पे सपोज 200 बोतल का कंजप्शन हुआ, मीन्स 200 बोतल आपने प्रोड्यूस की, दारू की ले लीजिए, ठीक है, 200 बोतल आपने प्रोड्यूस की, उसमें से 100 आप पी गए, बची कितनी 100। तो ये जो 100 है, ये जो बच गया, यही विरासत है, ये आप अगली पीढ़ी को देके जाओगे, है ना भाई। आप थोड़ी ले जाओगे भाई, मरने के बाद थोड़ी ले गए आप ऊपर इसको, आप यहीं छोड़ के गए। तो आपके जो भी बच्चे होंगे वो उसको जब कंज्यूम करेंगे, सही या गलत उसमें मत जाना, ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन वही हेरिटेज है। अब आप देखो ताजमहल, ताजमहल क्या है, हमारी हेरिटेज है भाई। पहले लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई होगी, जो गिर गई, ढह गई, वो खत्म हो गई, आज हमें नहीं पता, लेकिन ताजमहल ऐसी चीज थी जो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने और एडवांस फॉर्म में बनाई, इस वजह से वो खड़ी है, हम आज यूज कर रहे हैं, यही हमारी विरासत है, यही हमारी हेरिटेज है, ठीक। तो हेरिटेज ये होती है, सिंपल ये है हेरिटेज। जो भी चीज बची हुई है, देखिए हमारे कंकड़ पत्थर कहीं अगर बचा है ना, छोटा मोटा से नालंदा में कितना, सब कुछ होने के बाद, बर्बाद होने के बाद जो भी बचा, खंडर को भी हम विरासत मानते हैं कि भाई कुछ इतना सा तो बचा कम से कम भाई, 200 बोतल की, 100 बोतल की जगह एक बोतल ही बची, लेकिन ये विरासत है ना, बस। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, सभ्यता। तो देखिए आर्ट आपने समझ लिया, कल्चर समझ लिया, हेरिटेज हो गया। सभ्यता ये है कि देखिए पीने के बाद दारू, कोई समझ लीजिए एक आदमी एकदम एंजॉय करता है, खुश रहता है, पार्टी करता है, किसी को गलत नहीं बोलता, अपनी लाइफ एंजॉय करके घर आता है, ठीक है, ये सभ्यता है। और असभ्य आदमी क्या है कि पिएगा थोड़ी सी और उसको फिर किसी को गाली बकेगा, कहीं मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, या फिर नाली में पड़ा मिलेगा, वो उसकी सभ्यता है। तो वो असभ्य हो गया, सभ्य ये हो गए। तो एक दारू से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। भारत गौरव एक्सप्रेस यही है भाई, देवभूमि, ये देवभूमि ही नहीं, अदर जो भी हमारे यहाँ हेरिटेज है उसको कनेक्ट करने के लिए चलाई गई थी, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, ऐसे करके आप बना के लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो पार्ट ए आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अपना पार्ट बी। देखिए शराब शराब की बात चल रही थी, तो ये शराब विरोधी आंदोलन ही आ गया इसमें, ठीक है। उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन पर चर्चा करें, सिंपल क्वेश्चन था, 8 मार्कर था, 100 वर्ड्स आपको लिखने थे, ठीक है, इससे ज्यादा में नहीं पूछेगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन सिंपल सा है कि शराब विरोधी आंदोलन एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक आंदोलन रहा है, ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्य में शराब की बढ़ती खपत और उसके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करना है, ठीक। आप इसमें फिर देखिए, एक तो आपका हुआ इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ से देख लेना इसका, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक आपको टेम्पोरल डायमेंशन लिखनी है। आपको पता है टेम्पोरल क्या है? मैं आपको देखिए ज्योग्राफी वाले पेपर में समझाऊंगा। बहुत सारी डायमेंशन है, कोई चीज आपको लिखने के लिए मैं आपको इतनी ज्यादा डायमेंशन दे दूंगा, आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि आप कुछ भी पूछ ले आप फटाफट लिख लोगे। कैसे? मैं आपको बताऊं, टेम्पोरल और स्पेशल ये क्या होता है, इसकी वर्ड से आप समझना कि आपका दिमाग कितना ओपन होगा। टेम्पोरल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप देखना कि भाई पास्ट में क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है, घटना, वो एक दिन में नहीं होती। मैं आपसे बोलूँ सपोज रेनफॉल, बारिश ही बोल दो, तो क्या पास्ट में कुछ और होती थी, इस टाइम पे कुछ और है, और फ्यूचर में उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, आ रहे हैं, ठीक है। और टाइम ही डिसाइड कर रहा है रेनफॉल को भी। और दूसरी चीज़ क्या डिसाइड कर रही है, वो है स्पेस। स्पेस मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कि भाई वो नॉर्थ में है, साउथ इंडिया में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में है, रिच के पास है, पुअर के पास है। तो ये स्पेस है कि कौन लोग कहाँ कैसे रह रहे हैं। तो सपोज रेनफॉल का एग्जांपल लो, तो क्या रेनफॉल वेरी नहीं करती स्पेस के हिसाब से? करती है, हर चीज, ठीक है। ये बहुत बड़ी पीछे फिलोसफी है, ये ज्योग्राफिकल जो थॉट्स आती है ना, ज्योग्राफिकल थॉट्स, उसमें इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। आप बुक भी पढ़ सकते हैं, सुदीप्ता अधिकारी की बुक है, ठीक है, आर डी दीक्षित भी है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखते हैं मीन्स उनको इसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तो आपको टेम्पोरल डायमेंशन लिखनी है, इसमें टाइम पूछा गया है कि विरोधी आंदोलन पर चर्चा करें। तो इसमें एक आपका पॉइंट आ गया टाइम का, कि टाइम, देखिए स्टार्ट का हुआ 1970 से। आपने एक छोटा सा ऐसे टाइम डायग्राम ड्रॉ कर देना कि पहले भी छोटा मोटा चल रहा हुआ, लेकिन 1970 से, ये 1970 का टाइम है, इसने राइज करना स्टार्ट किया। और ये 1994 में जब अलग सेपरेट स्टेट की मांग हो रही थी, तब ये एकदम पीक पे चला गया। और जो आंदोलन की डिमांड थी उसमें जाके मिक्स हुआ और काफी इसने कॉन्क्रीट शेप ली, ठीक है। एक 70, एक 1994, ये आपने लिखा।
अगला आप लिखना स्पेस, स्पेस भाई। अब स्पेस में इसमें आप पूरा इंडिया थोड़ी लिखोगे, इसमें उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का स्पेस ड्रॉ किया। ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, तो कहाँ पे ज्यादा डिमांड थी? यहाँ पे सपोज ज्यादा डिमांड थी। चलिए मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये इंट्रो हुआ आपका, ठीक है। फटाफट ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया, ये टाइम वाली डायमेंशन लिख दी। यहाँ पे आपको लिखना है स्पेस वाली डायमेंशन, उत्तराखंड का मैप। यहाँ पे आपका ये क्या है, कुमाऊं, ये गढ़वाल है। तो कहाँ पे इसकी डिमांड मीन्स ये वॉइस कहाँ पे ज्यादा उठी? तो कुमाऊं में। तो कुमाऊं में आपने पॉजिटिव ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे निगेटिव ऐसे। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना, बोल देना कि जो पॉजिटिव है यहाँ पे मोर डिमांड, जहाँ निगेटिव है वहां पे रिलेटिवली लेस। चाहे आप यहाँ पे भी मार्क करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके 2 पॉइंट आराम से क्लियर हो गए। अगला, अब इसमें आप मल्टीपल डायमेंशन डाल दो अपना जो भी आपने सोचा है, ठीक है भाई। शराब के क्या नुकसान होते हैं? तो भाई एक किसी ने दारू पी, ठीक, तो उससे क्या क्या निगेटिव होगा? आपने देखिए ये डायग्राम जो बनाए होंगे सर्किल वाले, हब एंड स्पोक वाले, अब इनको छोड़ना। अगर आपको 2 डायमेंशन आती किसी भी चीज की, तब आप सिंपली ऐसे करके उसके बारे में लिख देना, ठीक है। ये 2 डायमेंशन होगी उसकी, ये हेडिंग हुआ फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड, आपको 3 आती हैं, तो आप 3 में ये ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, एक ये हुआ पॉइंट, एक ये हुआ, एक तीसरा पॉइंट ये हुआ, ठीक है। इसको आप बॉक्स कर सकते हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाएगा थोड़ा अच्छा। तीसरा आप क्या कर सकते हो, 3 से ज्यादा अगर आपके पास पॉइंट है, 4 है तो 4 में स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप बोले, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। ये 4 आपने डिमांड या जो भी उसके पॉइंट से शो की। 5 में पेंटागन बना दो, ये पेंटागन बना इससे ये, ठीक है। तो आपको विजुअली थोड़ा सा सही लग रहा होगा। 6 में बेंजीन वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो आपने टाइम स्पेस लिखा, और जो पॉइंट है कि भाई सोशो इकोनॉमिक इस पे क्या इम्पैक्ट पड़े होंगे, सोशियो कल्चरल, क्योंकि एक आंदोलन था तो कल्चर वाला एस्पेक्ट इसमें ज्यादा डालना। तो भाई वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, इस वजह से इसकी राइज हुई होगी, ठीक है। और क्या, पॉवर्टी, गरीबी तो अभी भी है इंडिया में, वहां भी है इस वजह से। तीसरी चीज, जो वीमेन है उनकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा ग्रेव खराब हुई होगी। सोशियो कल्चरल आप लिख सकते हो, भाई हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, वहाँ की एजुकेशन पे, ठीक है, सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, मैं आपको हर चीज पे सोचना बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको कंटेंट अभी क्यों रटवा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ये बेसिक है। मैं खुद ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपसे रटने के लिए, क्योंकि आपको जब मैं बताऊंगा कि पेपर 1 में आपको क्या याद रखना है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, इनके हेडिंग ये हुए, इनमें पॉइंट्स ये डालने हैं, तो जो पॉइंट्स आप जब डेटा एग्जाम्पल दोगे तो इनको यूज कराऊंगा मैं आपको। आप बस फिलहाल अभी करते चलो इसको, ठीक है। अगला पूछा है इसने, उत्तराखंड में लोक कला और चित्रकला राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। 8 मार्कर है तो एक एक पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे आर्ट में पूछा जाए ना, तो कला में क्या है और कल्चर, जब ये पूछा जाए तो आपको इसको एक्सपेंड करना है आपके दिमाग में, वरना पॉइंट नहीं आएंगे। आर्ट में क्या आता है भाई, म्यूजिक आता है आर्ट में, बिल्कुल आता है। और क्या आता है? अच्छा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना एक बार, विजुअल जिसको आप देख सकते हैं, एक तो ऐसी कला, ठीक है। एक होती है परफॉर्मिंग जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या आप परफॉर्म कर सकते हो? गाना, म्यूजिक, हनी सिंह, ठीक है। गाने के बाद और क्या डांस कर सकते हो? हाँ, डांस भी परफॉर्म कर सकते हो। थिएटर, थिएटर जो लोकली लोग नाच, जो नाच गाना होता है ना, नौटंकी वगैरह जिसको बोलते हैं, उसको भी मूवी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ जो विजुअल है, मतलब जिसको आप देख सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप पेंटिंग है उसको सिर्फ देख सकते हो और कुछ थोड़ी कर सकते हो। वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, स्कल्पचर है, जो कलाकृति है, इन सबको देख सकते हो, कुछ कर थोड़ी सकते हो उसमें। पोट्री वगैरह है, पोट्री आप देख सकते हो, निहार सकते हो ब्यूटी को उसकी, ठीक। ये आर्ट भी, कल्चर में क्या आएगा, आपने लिखना लिटरेचर, फिलोसफी, फेस्टिवल भी आ जाएगा, फूड भी आ जाएगा, फिल्म भी आ जाएगा। ये मल्टीपल चीजें हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। सोसाइटी वाला लेक्चर आपने देखा होगा, ओके। अब आपने बस इसी चीज को एक बार आपने दिमाग में सोचना आ गया ना, तो आप एग्जाम्पल खुद से ढूंढ ले आएगा आपका दिमाग, कि भाई चित्रकला का एग्जाम्पल दे दो विजुअल में, एपन, ठीक है। ये पेंटिंग है, ये सामाजिक और धार्मिक टाइम पे होती है। चलिए इस पेंटिंग को दिखाता हूँ। इसमें देखिए, ये एक सर्किल है,
तो इसमें ज्योमेट्री का यूज किया गया हुआ है, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये गणेश भगवान है, तो यहाँ पे धार्मिक रिलीजियस एंगल भी है, रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है। ये कलर है, तो मीन्स पिक्टोग्राफी या फिर कलर का भी इसमें यूज किया जाता है, ठीक। अच्छा एक डिजाइन बनाया हुआ है, तो इससे आप एपन को तो समझ गए, लेकिन किसी भी पेंटिंग को, किसी भी चीज को देखना कैसे है, समझना कैसे है, उसी से आप लिखोगे, ठीक है। अब देखिए ये जहां भी बनती होगी वहां पे लोकली जो भी सामान है उसी का यूज करके बनाई गई होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे होती लकड़ी है, ठीक है, कहीं पे भी, और आप वहां पे चीजें बना रहे हो मार्बल की, ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर कहीं पे लकड़ी अबंडेंस में है तो वहां पे लकड़ी की ही स्ट्रक्चर मिलेंगी। कहीं पे जैसे राजस्थान में मार्बल है ज्यादा, तो वहां पे मार्बल बहुत अच्छे से यूज होता है। जो यूपी वगैरह वहां पे ब्रिक ईटी, जो ईट होती है उसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे वैसी सोयल है। सब चीज वहां की ज्योग्राफी काफी हद तक डिसाइड करती है, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि ये ज्योमेट्री आपसे बताया मैंने, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये कला ज्यादातर कुमाऊं के क्षेत्र में प्रचलित है, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो सिंपल सी जो बताया गया है उसी को ये बार बार लिखा है इसमें, ठीक है। दिवाली, होली, विवाह जैसे अवसरों पर घरों के आंगन में एपण बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ की लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी और धातु पर किए जाने वाला काम भी प्रसिद्ध है, ये आप पढ़ सकते हैं। वास्तुकला देखिए, वास्तुकला में आपको क्या याद आएगा, एक दो टेम्पल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब। तो टेम्पल के बारे में आप लिख लो। 1 सेकेंड, बैटरी लो है, चलिए इसको चार्ज करते हैं। ओके, देखिए केदारनाथ का मंदिर, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, बैटरी इज रनिंग लो। सो अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं। करना कैसे, कुछ टेम्पलेट याद रखनी है, जैसे एस एस एस, अगर गवर्नेंस में पूछता है तो, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन चीजें हुई। शिक्षा में क्या इनिशिएटिव हुए हैं ई गवर्नेंस के, स्वास्थ्य में क्या हुए हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दो तीन चार पांच चीजें आ जाएंगी, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कि आप भाई, आपको सर्विस कैसी मिल रही है, ठीक है। बेसिक एम्यूनिटीज या जो जरूरतें होती हैं आपकी, वो कैसे ई गवर्नेंस उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। और भी अदर्स, इसमें जो भी आप इंक्लूड करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको गवर्नेंस का एक डायमेंशन मिली, प्लस इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कंक्लूजन में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसको यूज करना, सबका साथ सबका विकास, इसको आप यूज करना गवर्नेंस में, ठीक है। ये आपका काम आएगा आपको, ठीक है। बाकी सब इसके फायदे तो हैं ही, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आती है, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। 1 सेकेंड, कौन है, ओके, चलिए। तो देखिए, आप देखो इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है, स्वास्थ्य आ गया, ठीक है। हेल्थ में ये फायदा कर रहा है, जैसे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर देगा। उदाहरण ई स्वास्थ्य पोर्टल, बस इतना लिखना है, इसको मत छोड़, इसको छोड़ देना चाहें आप, या फिर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपने पूरा लिखा कि इससे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है। एग्जाम्पल के लिए ई स्वास्थ्य पोर्टल, काम खत्म। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे आना, कि ई गवर्नेंस का बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इससे स्कॉलरशिप और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है, जैसे उत्तराखंड रोजगार पोर्टल, तो जॉब रिलेटेड भी इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपका काम हो, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, सर्विसेज, देखिए सर्विसेज आ गई, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ठीक है। आप जो मैंने लिख बोला था आपसे, अदर्स में आप एग्रीकल्चर डाल दो, ठीक है। इंडस्ट्री को क्या फायदा हो रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है, वहाँ की पॉलिटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है, कि भाई ट्विटर से आप अवेयरनेस जनरेट मीन्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पॉइंट जो भी लिखोगे वो सही है, बस एग्जाम्पल लिखना, इतना आपका काम है। परिणाम क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अब आप सिंपली सोचो, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं सोचना कि भाई इससे फायदा क्या होगा। आप एक एग्जाम किसी भी स्कीम को विजुअलाइज कर लो कि अच्छा डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उससे फायदा क्या हुआ, कि टारगेटेड डिलीवरी हुई, है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हुई, टाइम कम हुआ। तो टी 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 ये आपको आ रहा है कुछ समझ में, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होती है,
टाइम और लागत की बचत होती है, ठीक है सर, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ता है ना। तो बस एक किसी स्कीम को विजुअलाइज कर लो ई गवर्नेंस की, उसके जो फायदे हैं वो लिख देना इसके परिणाम और प्रभाव में, ठीक, आपका आंसर सेट हो जाएगा। ओके, अब आता है कत्यूरी का है क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार। कत्यूरी वंश के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मीन्स आपको बस एक बार इलेबोरेट करना है थोड़ा सा, कत्यूरी छोड़ दो, आपको समझाना ये नहीं है कि कत्यूरी का बताना है, मैं आपको एक जनरल समझ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप में आ भी रही होगी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, नहीं तो आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई भी साम्राज्य वो फेल कैसे होगा या फिर उसका डिक्लाइन क्या होगा, तो एक तो उसके कुछ अपने कुछ फैक्टर होंगे इंटरनल, है ना, कुछ एक्सटर्नल होंगे बाहरी, है ना, कुछ जो वहां की कंडीशन या फिर सिचुएशन बन रही होगी वो होगी। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम में फेल होते हो तो उसमें क्या सिर्फ कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है, आपके इंटरनल फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि आप भाई सही से पढ़ नहीं पाए, आपके साथ जो टाइम से रिलेटेड इशू था वो रिजोल्व नहीं हो पाया, आपको कंटेंट नहीं मिल पाया, आपकी खुद की ये कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, ये इंटरनल फैक्टर फेल होने में। एक्सटर्नल फैक्टर है, हाँ बिल्कुल है, भाई जिसने आपकी कॉपी चेक की, आपकी कॉपी चेक होते टाइम 10 कॉपी एकदम जो टॉप वाली थी वो उसको मिल गई, तो सब चीज रिलेटिवली चेक होती है, तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको कम मार्क्स देगा। या फिर ऐसा हो कि किसी की स्टार्टिंग की कुछ गंदी कॉपी आई, जो वर्स्ट लिखा हो किसी ने, मीन्स उसका नहीं होने वाला था, उसके बाद आपने थोड़ा सा उससे रिलेटिवली सही लिखा हो लेकिन आपने अच्छा नहीं लिखा, फिर भी आपको वो ज्यादा मार्क्स देगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तीसरा होता है कंडीशन, कि आप जो फेल हुए हो, तो इंटरनल एक्सटर्नल तो हुए, उसके बाद कंडीशन भी। अभी मेरे पास एक मैसेज आया आज मॉर्निंग में, एक लड़के का मैसेज था, उसके फादर के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट घटना हुई, वो गुड़गांव गए, उनको वहाँ पे रखा, काफ़ी टाइम उनका लगा, 15-20 दिन उसमें गए, ठीक है, अब वो आए हैं, वो एग्जाम अब देगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये किसी के साथ भी हो सकती है, मैं खुद इस चीज़ से सफ़र किया हूँ, मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ इन्हीं कुछ फैक्टर की वजह से सेक्रीफाइस की है, ठीक है। तो आपका किसी चीज़ में होना ना होना सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात, मल्टीपल फैक्टर इंटरप्ले करते हैं, और आपका सिलेक्शन भी होगा ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एकदम ऑब्जेक्टिवली आप लिख के आगे आपका हो जाएगा, उसमें भी मल्टीपल फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो आप अपना एग्जाम टाइम पे सही तरीके से लिख के आ गए, तो ये भी आप समझना कि आप बहुत बड़े फॉर्चुनेट हो कि आपको वो एटलीस्ट अपनी बुद्धि क्षमता से आपको वो मौका मिला, आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर पाए, वरना बहुत लोगों को ये मौका भी नहीं मिल पाता, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। चलिए, तो कत्यूरी का देखते हैं। कत्यूरी का कुछ ऐसा है, उन्हें इसकी एक बार देखिए, आपको अगर किसी भी राजवंश का इंट्रोडक्शन देना है तो पहली चीज ध्यान रखनी है उसका टाइम पीरियड, उसका क्षेत्र, टाइम एंड स्पेस, बस। फिर उसके बाद आप अगर कुछ आपको पता हो तो लिख देना, वरना टाइम एंड स्पेस तो आपको मेंशन करना है, ठीक। अगला, उसके डिक्लाइन के फैक्टर, तो आंतरिक कलह जो मैंने आपको बताया, इंटरनल फैक्टर कुछ होंगे, ठीक है, तो उनके आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष थे, विभिन्न राजकुमारों के बीच लगातार झगड़े और गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष ने राज्य को कमजोर कर दिया, ठीक है, इसका फायदा उनके विरोधियों ने उठाया और राज्य को विभाजित कर दिया। उदाहरण के लिए कत्यूरी के अंतिम शासक ब्रह्मदेव के समय राज्य में आंतरिक विद्रोह और सत्ता के लिए पारिवारिक संघर्ष चरम पर थे, जिसके कारण वंश का पतन तेजी से हुआ। लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल, अभी इसको छोड़ो, अभी आप थर्ड वाले पे आओ। कत्यूरी वंश पर कई बाहरी शक्तियों का भी हमला हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश थे, ठीक है। इन आक्रमणों से कत्यूरी साम्राज्य की सीमाओं को कमजोर किया और अंततः उनके पतन में योगदान दिया, ठीक है। उदाहरण के लिए पाल वंश के आक्रमण ने कत्यूरी साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया और उनके सैन्य बल को कमजोर किया। ये इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल हुआ, अब बचता है आपका वहां की कंडीशन। तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही होगी कि जो सेंट्रल सत्ता है वो एक तरह से कमजोर हो जाती है। तो आपने सुना होगा जब ये सेंट्रल पावर वीक होती है तो जो रीजनल पावर होती है इनका इमरजेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ये वीक हुआ, ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग होने लगी, इसी वजह से किसी भी राज्य का फ्रेगमेंटेशन होता है,
ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर को आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करना। मैं आपसे बोलता हूँ कि मुगलों के डिक्लाइन की वजह क्या है? डिक्लाइन के फैक्टर क्या है? आप सोचो। ऐसे रैंडम कुछ सोचते तो आपको समझ में नहीं आता। अब आप सोच लोगे कि कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे कि जो लेटर मुगल्स हैं, जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो वो मौज-मस्ती में उन्होंने टाइम व्यतीत किया, तो वो एक फैक्टर था जिससे मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, ठीक? एक्सटर्नल फैक्टर क्या थे? कि भाई वहाँ पे जो ब्रिटिश थे, उनका आगमन हो चुका था, ब्रिटिश की अपनी पॉलिसी थी जिसको वहाँ मुगलों के अनपढ़ राजा समझ नहीं पाए, ठीक? तीसरा, वहाँ की कंडीशन कैसी बन रही थी कि भाई कंडीशन ऐसी थी कि सिख स्टेट, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली और ये इन सब के उसमें, ठीक है? और अपना मराठा, ये जो रीजनल पावर्स थी बंगाल में, ये सब इमरजेंस हुआ क्योंकि सेंटर वीक हुआ, ये इमर्ज हुई, इस वजह से हुआ। तो आपका ये आंसर भी सेट हो गया। आप कुछ भी पूछे, आप ऐसे करके आपको एक बार सोचना आ गया, आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है? अब इनके फायदे तो आर्थिक समस्याएं, ये भी आप लिख सकते हो। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ इनसे, और चंद्रवंश का उदय, ये सब चीजें एज एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। ये कंडीशन वाले उसमें आ जाएगा, ठीक है? मैंने जो बोला था, ये इंटरनल हुआ, ये एक्सटर्नल, ये कंडीशन वहां की, ठीक। अगला क्वेश्चन, रमन यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है, ठीक है? ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नाटक कला है, चमोली जिले में मनाई जाती है। स्पेस आपने लिख दिया। सांस्कृतिक आयोजन है, हर साल विशेष रूप से शलूट गांव में आयोजित किया जाता है। रमन मुख्यतः भागवत, भैरव, शक्ति और अन्य देवी देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। यह उत्सव वैसाखी के अवसर पर मनाया जाता है। इतना इंट्रोड्यूस किया, सफिशियंट है, ठीक है? इसमें क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठान, नाटक, भाई नाच गाना होगा ना, और वहाँ के जो लोकल गीत है वो सब गाए जाएंगे, ठीक है? वहाँ के जो लोकल डिटीज है उनको बनाया जाएगा, देवी देवता की पूजा वंदना की जाएगी, ठीक है? फायदे आप देख सकते हो। इसका महत्व क्या है कि हमारा एक कल्चर का पार्ट है, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, हमारी ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है एक तरह से। तो सिंपल सा है, इसमें एज सच एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। यूट्यूब में अगर आप इसकी कोई वीडियो भी देख लोगे तो आप उसमें से, ऐसे पढ़ने वाली वीडियो मत देखना, इस डांस में क्या हो रहा है उसको देखना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अगला है, उत्तराखंड के इतिहास के साहित्य स्रोतों का विवरण दीजिए। साहित्य, ठीक है? तो आपको लिटरेचर के सोर्स बताने हैं उत्तराखंड को जो देते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, तो अगर किसी को नहीं आता तो इसमें पक्का फंसने वाला है, ठीक है? फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार सोचने की, एक बार तरीका तो एटलीस्ट बताऊंगा कि कुछ नहीं आता हो तो आप सोचोगे कैसे एटलीस्ट, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज 1940 से कोई भी इवेंट ले लो बड़ी, जो आपको अभी ऐसी हो, जो हिस्टोरिकल हो, आपको ठीक से याद हो, बस वो इवेंट याद हो, ठीक है? तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1947 में जो पार्टिसिपेशन हुआ उसका हमें कैसे पता चला? आप खुद बताओ। आपने बुक पढ़ी किसी की, ठीक है? सतीश चंद्रा वगैरह की बुक पढ़ी होगी। और क्या, कि उस टाइम पे जब ये इंडिया जब आज़ाद हुआ तो कुछ हमने सेलिब्रेशन के लिए कुछ स्मारक वगैरह बनाए होंगे, ठीक है? कुछ जो टेक्स्ट है जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसी बड़े बड़े अपने आप में ग्रंथ टाइप ही है, वो लिखे गए होंगे, उससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। और जो उस टाइम की जो मूवी, नाटक, ये सब चल रहे थे, उनसे भी हमें कुछ पता चला है ना। ऐसे ही तो पता चला, आपने देखा होगा एबीपी न्यूज़ पे, एबीपी न्यूज़ पे शेखर गुप्ता का, ठीक है? हाँ, शेखर गुप्ता का ही है, वो सीरीज थी प्रधानमंत्री करके, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा